तो हेलो माय डियर जेईटार्ड्स, आई वेलकम यू टू द चैनल ऑफ कैमक्रक्स। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर विच इज अमाइंस। तो इसमें हम एक एक करके पहले अमाइंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे होंगे और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर। तो सबसे पहले तो ये जो मैंने चीज लिखी है ये आपको ये बताने के लिए लिखी है कि हमारे जो तीनों तरह के अमाइंस है वो सभी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जो मेरा 1 डिग्री अमाइन है वो एक अलग फंक्शनल ग्रुप होगा, जो मेरा 2 डिग्री अमाइन है वो एक अलग फंक्शनल ग्रुप होगा और 3 डिग्री अमाइन एक अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जो मेरा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है उसमें क्या होता है, मेरे पास 4 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं एक ही नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है बट काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होती है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग टू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो सबसे पहला मेथड आता है हमारा अमोनोलिसिस ऑफ हैलाइड। तो इसमें हम कर क्या रहे होंगे ना, हमारा जो आर एक्स है एल्काइल हैलाइड उसकी रिएक्शन हम करवा रहे होंगे NH3 के साथ, हमारा जो अमोनिया होता है उसके साथ। तो अब इस रिएक्शन के साथ में कुछ इशू बताऊँ तो क्या है ना कि जैसे जैसे हम सक्सेसिवली जो हमारा आर एक्स है उसकी रिएक्शन NH3 के साथ कराते जाते हैं, तो इसमें होता क्या है ना, जो मेरा आर है वो जाके अटैच होगा N पे। ठीक है, देखिए नीचे बताता हूँ मैं। जैसे जैसे मेरा जो एल्काइल ग्रुप है वो जाके अटैच हो रहा है अमोनियम पे, तो अभी एल्काइल ग्रुप क्या करता है ना, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो मेरा एन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो एन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, और एक बार अगर ये रिएक्शन चालू हो गई ना तो ये रिएक्शन रुकती कहाँ पे है, क्वाटरनरी सॉल्ट बनने के बाद ही। तो हमें अमाइन तो इस पूरी रिएक्शन में कहीं मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आर जैसे ही इसके ऊपर जुड़ता है तो जो मेरा नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, और फिर ये कंटिन्यूसली सिस्टम में जितना भी आर एक्स है उस सबके साथ रिएक्ट करता जाता है जब तक कि वो क्वाटरनरी सॉल्ट फॉर्म नहीं कर लेता। तो इस वजह से अगर हमें अमोनिलिसिस के प्रोसेस के थ्रू अगर हमारा अमाइन फॉर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं ना, जो आर एक्स है उसको हमेशा एक्सेस में लेते हैं बट जो अमोनिया है उसको हमेशा लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं। अगर हम ऐसा करते तो जो है हमें हमारा 1 डिग्री अमाइन मिल जाता है। ओके, सो नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ RX विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट। तो हमें यहाँ पे कुछ अमाइंस दिए गए हैं, वी आर आस्क्ड कि इनमें कितने मोल ऑफ RX हमें यूज करना पड़ेगा टू कन्वर्ट देम इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट्स। तो देखिए यहाँ जैसे 2H है तो यहाँ मुझे 3 मोल लगेंगे। क्यों? क्योंकि 2 मोल तो इस H को रिप्लेस करने के लिए, एंड थर्ड मोल टू ऐड दी फोर्थ एल्काइल ग्रुप। ऑल राइट, तो वैसे ही इसमें भी मुझे 3 मोल एल्काइल हैलाइड के लगेंगे। इसमें सिर्फ 2 मोल लगेंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ एक एच है, तो एक एच को रिप्लेस करने के लिए एक आर एक्स और फिर चौथा आर एक्स आएगा टू ऐड दी फोर्थ आर। राइट, तो वैसे ही इसमें सिर्फ 1 मोल ही आर एक्स की रिक्वायरमेंट होगी। और इसमें देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 नाइट्रोजन है, तो एक यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो टोटल 6 मोल ऑफ आर एक्स की रिक्वायरमेंट होगी मुझे टू कन्वर्ट दिस मॉलिक्यूल इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनियम। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो देखिए भले ही एल्काइल हो या एराइल हो नाइट्रो कंपाउंड्स, उस पर अगर हम पी, अब पी क्या है, काफी सारे रिएजेंट हो सकते हैं, काफी सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है, तो उनमें से अगर हम कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते तो हमें हमारा अमाइन मिल जाता है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? पी, तो पहला तो हो गया H2PD या फिर ETOH के साथ। ओके, तो ये जो हमारा हाइड्रोजिनेशन वाला था रिएजेंट उसी को हम यहाँ यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस आर नाइट्रो कंपाउंड्स एज वेल। सेकेंड हो जाता है हमारा SnHCl FeHCl। बेसिकली मेटल के साथ हमने जो है एक एसिड ले लिया है टू बिहेव इट एज अ ल्यूइस एसिड। राइट, तो यही है इसका फंडा कि मैंने एसएन के साथ HCl ले लिया, Fe के साथ HCl ले लिया, और सबसे एंड में सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने पढ़ा था अपने अल्कोहल फिनॉल वाले लेक्चर में, विच इज LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसको भी हम यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस आर नाइट्रो कंपाउंड्स। अब देखिए जो हमारा रिडक्शन होगा ना उसका पैटर्न कुछ इस तरह का होगा कि जो हमारा नाइट्रो है वो सबसे पहले NO में रिड्यूस होगा, उसके बाद NHOH में जो हमारा ऑक्साइम होता है, और उसके बाद सबसे एंड में जो है हमारा NH2 अमाइन में ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसीड करता है सक्सेसिवली रिडक्शन में। नाउ इन ऑर्डर टू फॉर्म अमाइन 3 मोल ऑफ SN एंड 6 मोल ऑफ HCl इज कंज्यूम्ड
while to go till salt 7 मोल HCl is consumed। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअली कि भाई कितना मोल SN और कितना मोल HCl कंज्यूम होता है अगर हम हमारे नाइट्रो कंपाउंड से अमाइन बनाते हैं यूजिंग SnHCl। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि 3 मोल तो SN कंज्यूम होता है और 6 मोल HCl कंज्यूम होता है अगर हमें सिर्फ अमाइन ही बनाना है, और अगर हमें क्वाटरनरी सॉल्ट तक जाना है तो हमें 1 मोल HCl और ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस रिएक्शन के रिगार्डिंग। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो ये आ जाता है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो देखिए नाइट्राइल्स पे भी अगर हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स डालेंगे तो हमें हमारा अमाइन मिल जाता है, जैसे कि SnHCl और FeHCl जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे, LAH, एनी इन इथेनॉल, H2PD, और या फिर फिफ्थ रिएजेंट क्या है, हम दो चीजें डालते हैं, पहले तो SnCl2HCl और उसके बाद NaBH4। बेसिकली जब हम SnCl2 अलोन यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टीफन्स रिडक्शन। और स्टीफन्स रिडक्शन हमेशा 1 स्टेप रिडक्शन होता है, तो उसके बाद अगर हम NaBH4 भी यूज कर लेते हैं तो 2 स्टेप रिडक्शन से हमें जो है हमारा अमाइन ऑब्टेन हो जाता है। और वैसे ही जो लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो है हमारा डाइबोरेन B2H6। और देखिए अगर हम नाइट्राइल यूज कर आइसोनाइट्राइल यूज करते हैं हमारे अमाइन को फॉर्म करने के लिए तो हमें मिलता है 2 डिग्री अमाइन। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर मैं सिंपल नाइट्राइल यूज करता हूँ तो मुझे 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, और अगर मैं आइसोनाइट्राइल यूज करता हूँ तो मुझे 2 डिग्री अमाइन यहाँ मिल रहा होगा। ओके, now moving on to next method of preparation, so it is by reduction of amide। तो मैं मेरा अराइल या फिर एल्काइल अमाइड ले लेता हूँ और उसमें मैं इन तीनों में से कोई से भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लूँ। इन तीनों को ही नहीं करना है एक साथ, तीनों में से कोई सा भी एक, या तो LAH या फिर डाइबोरेन या फिर H2PD, तो इन तीनों से ही जो है मुझे मेरा 1 डिग्री अमाइन मिल रहा होगा। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे आप जितने ज़्यादा स्टार लगा सकते हो उतने ज़्यादा स्टार लगा लीजिए। बोर्ड्स के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है जितनी की जेई के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो इसमें क्या होता है ना, हम थैलीमाइड लेते हैं, दिस इज आर थैलीमाइड, इसके ऊपर हम पहले डालते हैं एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH हमारा क्या करेगा ना, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। ये वाला जो H होता है ये एसिडिक H होता है, तो इसके साथ ये रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। अब इसमें होता है क्या है ना, हमारा जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, तो इसके हम रिएक्शन करा देते हैं विद एन एल्काइल हैलाइड। तो ये रिएक्ट करता है और यहाँ पे जो मैकेनिज्म ये फॉलो करता है ना वाइल रिएक्टिंग, इट इज SN2 मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि SN2 मैकेनिज्म ही हमेशा फॉलो करता है जब नाइट्रोजन हमारे एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करता है तो, एंड आफ्टर अटैकिंग इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड। अब देखिए ये जो इंटरमीडिएट बना है इसके साथ हम 3 रिएजेंट्स की रिएक्शन करा सकते हैं और हमें तीनों के साथ ही अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। अगर मैंने हाइड्राजीन ले लिया, N2H4 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, तो मुझे मेरा 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा और उसके साथ इस तरह का बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मैंने सिंपल वाटर लिया है, देखिए यहाँ pH एकदम न्यूट्रल है, सिर्फ सिंपल वाटर लिया है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट अगर मैंने एसिडिक या बेसिक मीडियम ले लिया है अपने वाटर के साथ तो मुझे मेरा अमाइन मिल जाएगा अलॉन्ग विथ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए ये जो है बेस्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस है ऑफ प्राइमरी अमाइंस। सेकेंड स्टेप इज SN2, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, तो इन्वर्जन अकर्स। अब नाउ इन RX, R कैन नॉट बी द ग्रुप विच डज नॉट सपोर्ट SN2। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे SN2 कैरी आउट हो रही है तो R कभी भी ऐसा ग्रुप नहीं हो सकता है जो SN2 करता ही ना हो, जैसे कि एराइल हैलाइड हो गए, एलाइलिक हेलो एल्केन्स हो गए, 3 डिग्री अलाइल हैलाइड हो गया, या फिर ब्रिज हेड पे मेरा जो है X जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कंपाउंड्स कभी भी हम नहीं ले सकते टू परफॉर्म आर गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ऑलराइट, तो अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉर्म्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर कि इससे हम सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस ही फॉर्म कर सकते हैं। कौन से? 1 डिग्री अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस। तो हमें देखना है कि 1 डिग्री अमाइन इसमें से कितने कितने हैं। जैसे देखिए फर्स्ट ऑफ कोर्स 1 डिग्री अमाइन है, सेकंड भी 1 डिग्री अमाइन है, थर्ड देखिए 2 डिग्री अमाइन है, तो ये हम फॉर्म नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है 1 डिग्री अमाइन तो है ही है, बट इस पे मेरे पास वो एरोमेटिक रिंग अटैच्ड है, तो यहाँ SN2 पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। ये भी मेरे पास फॉर्म होता हुआ दिख रहा हो क्योंकि देखिए यहाँ भी 1 डिग्री अमाइन ही है, ये बिल्कुल नहीं फॉर्म हो सकता, ये भी नहीं फॉर्म हो सकता। और यहाँ देखिए ब्रिज हेड पे जो है मेरा NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता गैब्रियल थैलीमाइड से। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड पे मेरा SN2 ही कैरी आउट नहीं हो रही होगी। ऑलराइट, so now moving on to the next method of preparation which is हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।
अब डिग्रेडेशन क्यों वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक कार्बन कम हो रहा होता है हमारे प्रोडक्ट में, राइट। तो देखिए अब हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पढ़ने से पहले ना हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे वुल्फ रीअरेंजमेंट, और उसके बाद हम जो है हॉफमैन पे मूव कर रहे होंगे। तो देखो वुल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होता है ना, हम एसाइल हैलाइड ले लेते हैं और उसके साथ एक इस तरह की स्पीशी की रिएक्शन कराते हैं जहां ए जुड़ा हुआ होता है मेरा लिविंग ग्रुप से। अब ए क्या है, या तो ए ऐसी स्पीशी हो जिसपे -2 चार्ज हो, या फिर ऐसी स्पीशी हो जिसपे एक तो -1 चार्ज हो और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली उसके ऊपर एक लोन पेयर भी अवेलेबल हो। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा एक किस तरह की स्पीशी है। ओके, सो जब ये लिविंग ग्रुप से अटैच्ड होता है तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो देखिए सिंस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ए के ऊपर, तो ये जाके अटैक कर देगा मेरे कार्बोनिल कार्बन पे। कार्बोनिल कार्बन पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि इधर मेरे पास डेल पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोनिल कार्बन पे हमेशा, तो इस वजह से ये अटैक हुआ है और इस तरह से मुझे इंटरमीडिएट मिल जाता है। नाउ हियर ए आल्सो हैव नेगेटिव चार्ज एंड वुड आल्सो स्टार्ट डेवलपिंग स्मॉल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लोन पेयर गेटिंग रेडी टू लीव। तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करने के लिए जो ए का लोन पेयर है ये भी रेडी हो रहा होगा लीव करने के लिए, ताकि स्टेबिलिटी आए। ओके, सो अगर ए मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे अगर ए मेरे पास क्या है कार्बन होता है तो ये कार्बीन कार्बीन लाइक स्ट्रक्चर शो करेगा। अगर ए मेरा नाइट्रोजन होगा तो ये नाइट्रीन लाइक स्ट्रक्चर शो, नाइट्रीन लाइक बिहेवियर शो करेगा। और ए अगर मेरा ऑक्सीजन हो जाता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन की तरह जो है मेरा एक्ट बिहेव कर रहा होगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा ना, ये जो मेरा एल्काइल ग्रुप है ये जाके ए के ऊपर अटैक कर देता है और ये अपने लिविंग ग्रुप को देके लिविंग ग्रुप को लोन पेयर देके बाहर निकाल देता है। तो ये वाली जो स्टेप है ना यही मेरी आरडीएस होती है और इससे मुझे एक रेजोनेंस स्टेबलाइज इंटरमीडिएट मिल रहा होता है। अब देखिए ये इंटरमीडिएट डिपेंड करेगा कि मेरा ए क्या है। अगर मेरा ए कार्बन है तब तो इसको हम बोलेंगे कीटीन, और अगर ए मेरा नाइट्रोजन है तो इसको मैं बोलूंगा आइसोसाइनेट, और अगर ओ है तो ये इस तरह का मुझे इंटरमीडिएट दे रहा होगा। नाउ सिमिलर काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, तो देखिए इसका रिएजेंट क्या होता है, Br2 के साथ हम लेते हैं KOH ही लेते हैं हमेशा, दूसरा कोई बेस आपको मोस्टली नहीं दिखेगा जेई मेंस में। नाउ इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, देखिए KOH है तो ये OH जाके KOH जो है मेरे इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा अमाइड के, तो ये सॉल्ट बना लेता है। अब ये सॉल्ट जाके Br2 पे अटैक कर देगा और यहाँ देखिए Br अटैच हो गया। अब रीअरेंजमेंट जैसा कुछ होता हुआ दिखेगा जैसा आपको ऊपर दिखाया था मैंने। ये जो NH है ये जाके किस पे अटैक कर रहा है, KOH पे, और आफ्टर फॉर्मिंग दिस इंटरमीडिएट जो मेरा एल्काइल ग्रुप है वो N पे अटैक कर देता है और N Br को बाहर निकाल देता है। और देखिए यहाँ पे यही वाला स्टेप जो है RDS है, और इसके बाद मुझे जो है आइसोसाइनेट मिलता है मेरा इंटरमीडिएट। और आइसोसाइनेट का फर्दर अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन बेसिक मीडियम तो हमें जो है हमारा अमाइन अलॉन्ग विद CO2 मिल जाता है। Alright, now isocyanate is the only intermediate for this reaction। तो इस रिएक्शन में हम जो है सिर्फ आइसोसाइनेट को एज इंटरमीडिएट कंसीडर करते हैं, बाकी किसी भी स्पीशी को हम इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कंसीडर नहीं करते हैं। नाउ मिथाइल आइसोसाइनेट इज अ टॉक्सिक गैस। जो भोपाल गैस स्ट्रेटेजी हुई थी, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था हमारे इंडियन हिस्ट्री में, तो वो जो हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से ही हुई थी। तो यही वो गैस थी जिसकी वजह से इतनी सारी जो है डेथ्स हुई थी भोपाल में उस टाइम। नाउ इधर भी देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने कंज्यूम हुए हैं, वो बहुत बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है जस्ट लाइक अबव रिएक्शंस। तो इसमें भी देखिए 4 मोल ऑफ KOH यूज हुआ है और 1 मोल ऑफ Br2 यूज हुआ है। 4 मोल ऑफ KOH भी 2 मोल तो कहाँ यूज हो गया, एसिड बेस रिएक्शन में, और 2 मोल कहाँ यूज हो गया, हाइड्रोलिसिस में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ हियर वी आर गिवन सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ओनली। तो देखिए यहाँ अब आपको अगर प्रोडक्ट बनाना हो तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताओ तो सिंपली क्या करना है ना, कार्बोनिल कार्बन जो है ना, कार्बोनिल ग्रुप ही है, इसको पूरे को ही हटा दो और सिंपली NH2 जोड़ दो। उसके बाद से फिर देखो जैसे यहाँ मैंने कार्बोनिल ग्रुप हटाया और सिंपली NH2 जोड़ दिया, यहाँ भी मैंने कार्बोनिल ग्रुप हटा दिया और दोनों जगह NH2 ऐसे कैसे जोड़ दिया है। अब देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ये किस लिए लिया है, ये समझाने के लिए है कि ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस। तो अगर आपको कहीं भी फिशर प्रोजेक्शन दिया गया है तो आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है। ओके, नाउ सेकंड नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें भी देखिए हमें हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप तो रिप्लेस करना ही है, साथ में जो Br ग्रुप है इसको भी हम H से रिप्लेस कर देंगे, राइट। और अगर हम फिफ्थ देखें तो ये एग्जाम्पल क्यों लिया गया है, इस तरह आपको प्रोडक्ट तो बनाना आ ही गया है कि कार्बोनिल को एलिमिनेट करके NH2 जोड़ दो, बट ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसको लेने का
पर्पस ये था कि आप ये समझ पाए कि रीअरेंजमेंट इज प्योरली इंट्रामोलिकुलर, हैंस रीअरेंजिंग ग्रुप वोंट चेंज अमंग टू और मोर कंपाउंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि रीअरेंजमेंट जो है प्योरली इंट्रामोलिकुलर होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो जो आर है मेरे ये पास यहाँ पे फिनाइल और फिनाइल, ये दोनों आपस में इन्हीं कंपाउंड्स के हैं। मतलब ये जो इस वाले अमाइड का फिनाइल था यही इसके साथ आके जुड़ा है, ये दूसरा वाला फिनाइल नहीं आके जुड़ा है। ओके, नाउ द सिक्स्थ रिएक्शन देखेंगे। तो देखिए पहले यहाँ मेरे पास एसिड गिवन है, एसिड को मैं पहले एसाइल हैलाइड में कन्वर्ट करूंगा विद NH3 एंड हीट, और उसके बाद उसकी रिएक्शन करूंगा Br2 एंड KOD। यहाँ पे देखिए KOD है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा होगा, ND2 बन रहा होगा इंस्टेड ऑफ NH2। एंड नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे 7। तो यहाँ भी हमने सिंपली इस कार्बोनिल को हमने एक को रिप्लेस कर दिया, अमाइन बना लिया, और दूसरी के साथ हमने क्या बना लिया, सॉल्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट इज कर्टियस रीअरेंजमेंट एंड इट इज ऑफ बेसिक मीडियम। तो जब हम Na3 लेते हैं, अजाइड लेते हैं बेसिकली, सोडियम अजाइड इन बेसिक मीडियम, तो उन केस में हमें क्या है, हमारा 1 डिग्री अमाइन मिल रहा होता है। तो अब हमने जितने भी हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे अमाइन के वो डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। सबसे पहले आ जाता है बेसिक स्ट्रेंथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम गैसियस स्टेट में अलग बेसिक स्ट्रेंथ इसका जो है ऑब्जर्व करते हैं और एक्वस फेज में अलग। तो देखिए गैसियस फेज में क्या होता है, हियर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसलिए 3 डिग्री अमाइन की ज्यादा होती है, 2 डिग्री अमाइन से बेसिसिटी, देन 1 डिग्री अमाइन, एंड सबसे एंड में हमारा सिंपली अमोनिया। बट देखिए एक्वस फेज में क्या हो जाता है ना, हियर देयर आर two deciding factors, that is solvation in water and inductive effect. So due to solvation 2 डिग्री अमाइन इज मोस्ट बेसिक एंड डिपेंडिंग अपॉन आर, भाई हमारा जो एल्काइल ग्रुप है वो कितना बड़ा है, बेसिसिटी ऑफ 1 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन इज डिसाइडेड। ओके, तो एक्वस फेज में हमेशा ध्यान रखना सॉल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से जो हमारा 2 डिग्री अमाइन है वो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है। और उसके बाद देखिए अगर हमारा जो एल्काइल ग्रुप है वो सिर्फ मिथाइल है, मिथाइल जो सबसे छोटा हमारा आप कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप है, तो उस केस में जो है हमारा 1 डिग्री अमाइन की बेसिसिटी ज्यादा होती है 3 डिग्री से। बट अगर मिथाइल के अलावा दूसरा कोई आर ग्रुप है, इथाइल या दूसरा कोई लार्जर बल्कि एल्काइल ग्रुप, तो उस केस में 3 डिग्री की बेसिसिटी ज्यादा हो जाती है 1 डिग्री से। और इसको आप याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई 213 एक छोटा नंबर होता है, 231 एक बड़ा नंबर होता है। तो जब मिथाइल है तो मिथाइल का साइज छोटा है, तो इसके साथ ऑर्डर भी छोटा वाला होगा, कौन सा, 213। और अगर उससे बड़े कोई भी एल्काइल ग्रुप आ गए तो हम बड़ा वाला नंबर प्रेफर करेंगे, कौन सा, 231। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस इज एसाइलेशन। तो अमाइंस जो है ना वो एसाइलेशन भी शो करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो अमाइन है उसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल होता है। तो ये हमारे जब एल्काइल एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine और एनी अदर बल्कि बेस और गुड बेस, तो उस केस में हमें जो है अमाइड मिल जाता है अलॉन्ग विद HCl। ओके, तो देखिए हियर बल्कि बेस लाइक pyridine or NET3 are taken so that the HCl get consumed and reaction move forward। तो यहाँ जो HCl ये बन रहा है इसको कंज्यूम करने के लिए हम साथ में pyridine या फिर दूसरा कोई बेस लेते हैं। और सिमिलरली अगर मैं ये सेम रिएक्शन जो है ना अल्कोहल के साथ भी करा दूं तो उसके साथ भी ये जो रिएक्शन है कैरी आउट हो जाती है। और इस केस में तो ये वाली जो रिएक्शन है ना ये बेसिकली किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ फ्री OH ग्रुप्स को कंसीडर करने के लिए भी, कैलकुलेट करने के लिए भी यूज की जाती है, जिनमें अगर हमारा जो प्रोडक्ट का मास है वो n टाइम्स ऑफ 42 ग्राम से इंक्रीज कर जाता है तो हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि उसमें n नंबर ऑफ फ्री OH ग्रुप्स रहे होंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रिएक्शन। तो ये हमारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है विच इज हिंसबर्ग टेस्ट। तो इसमें हम करते क्या है ना, हम हमारी जो अमाइन है उसकी डिग्री को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कितने डिग्री का अमाइन है। तो इसमें हम जो हमारा रिएजेंट लेते हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट लेते हैं। सो टेस्ट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। अब ये कैसे होता है, अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा 1 डिग्री अमाइन के साथ इसकी, तो मुझे ये मिल जाता है इस तरह का प्रोडक्ट। बेसिकली यहाँ जो Cl था वो NH2R से रिप्लेस हो गया, और फिर जब मैं इसमें बेस डालता हूँ तो मेरा जो ये प्रोडक्ट बनाता है ये डिसॉल्व हो जाता है एल्कली के अंदर। बट वही अगर मैं 2 डिग्री लेता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा, बेसिकली जो Cl है वो NHRR से रिप्लेस हो जाएगा। और बट जब मैं इसमें एल्कली डालूंगा तो ये इनसॉल्युबल ही रहेगा, ये डिसॉल्व नहीं हो रहा होगा मेरे बेस के अंदर। बट वही अगर मैं 3 डिग्री अमाइन ले लेता हूँ तो ये तो मेरे जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उसके साथ ही रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, तो मुझे फर्स्ट स्टेप में ही कोई भी रिएक्शन ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर स्टेप्स के थ्रू हम अपने अमाइंस को अलग अलग कर सकते हैं। नाउ
नेक्स्ट टेस्ट और नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन इज कार्बन अमाइन टेस्ट। तो कार्बन अमाइन में क्या होता है ना, हम जो 1 डिग्री अमाइन है उसकी डिटेक्शन करते हैं बाय यूजिंग क्लोरोफॉर्म एंड KOH। तो इसमें हमें क्या मिलता है, आइसोनाइट्राइल मिलता है। अब आइसोनाइट्राइल जो होता है ना, ये एक बहुत ही फॉल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। आइसोसाइनाइड जो होता है बहुत ही फॉल स्मेलिंग कंपाउंड होता है, और ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइन से ये रिएक्शन शो करते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह की होती है, हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं, जब वो KOH से रिएक्ट करता है तो KCCl3 बनाता है, और ये फर्दर पता है KCl और CCl2 में डिसोसिएट हो जाता है। CCl2 क्या है, हमारा डाइक्लोरोकार्बीन है। तो नेक्स्ट फिर जब हमारा अमाइन है ये डाइक्लोरोकार्बीन से रिएक्ट करता है, तो ये देखिए ये वाला स्टेप हमारा RDS होता है, जब हमारा अमाइन जो है डाइक्लोरोकार्बीन के साथ रिएक्ट करता है और ये इस तरह का इंटरमीडिएट बना लेता है। अब देखिए यहाँ होगा क्या ना, हमारा जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर प्लस आ गया और कार्बन के ऊपर माइनस आ गया। नाइट्रोजन आपको पता है काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसको अपने ऊपर प्लस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और कार्बन छोटी साइज का होता है, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस को अकोमोडेट नहीं कर पाता है। तो ये दोनों ही स्पीशीज जो है आपस में यहाँ पे अनस्टेबल, बहुत ही आप कह सकते हैं अनस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस कर रही है। तो देखो यहाँ पे जो N है ना, एक H को लात मार देता है और जो कार्बन है वो एक Cl को लात मार देता है, तो H और Cl आपस में मिलके 1 मोल HCl बना लेते हैं। और उसके बाद ये जो कार्बीन वाला हमारा ऑर्बिटल था, इसके अंदर N वापस से अपने लोन पेयर्स दे देता है और वापस से N प्लस और C माइनस बना लेता है। तो ये लोग वापस से वही पुराना वाला फंडा अपनाते हैं, जिसमें N जो है H को लात मारता है और C जो है Cl को लात मारता है। तो हमारे पास वापस से 1 मोल HCl निकल जाता है, और फाइनली जो है हमें हमारा आइसोसाइनाइड बनते हुए दिख रहा होता है। तो देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो है हम 3 मोल KOH कंज्यूम कर रहे होते हैं। 1 मोल KOH तो DCC बनाने के लिए, और 2 मोल KOH जो हमने 2 मोल HCl नहीं निकाला उसको कंज्यूम करने के लिए यूज में आ रहा होता है। सो इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। जैसा कि मैंने बताया ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही शो करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ मोर KCl ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमने KCl ऐड कर दिया ना इस रिएक्शन में, तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो हमने देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव कार्बन अमाइन टेस्ट। तो सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देते तो ये दे देगा, ये भी दे देगा। देखिए इसमें ना जैसे हमने गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में देखा था कि हमारा एराइल अमाइंस जो थे वो फॉर्म नहीं हो रहे थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, कार्बन अमाइन में सिर्फ 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए, ये टेस्ट दे देगा। जैसे 2 डिग्री, ये तो अमाइड है, ये अलग ही फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं देगा, और 3 डिग्री भी नहीं दे रहा होगा। सो आई होप आपको कार्बन अमाइन रिएक्शन समझ आ गई होगी। Now moving on to next reaction of amines, so it is reaction with nitrous acid, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायअज़ोटाइजेशन। ओके सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए मैंने मेरा अमाइन लिया है और इसकी रिएक्शन या तो मैं NaNO2 HCl के साथ करा दूँ या HNO2 के साथ करा दूँ, क्योंकि ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करके HNO2 ही यील्ड करते हैं। तो ये जब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो मुझे RN2 मिल जाता है। अब RN2 मेरा सॉल्ट है, सिंस N2 बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है ना, तो ये RN2 बनने के जस्ट बाद ही N2 जो है मेरा डिसोसिएट होकर बाहर निकल जाता है, सिंस N2 काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मेरे पास लास्ट में बचा क्या, R+। इधर से जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है OH, वो जाके अटैक कर देगा और मुझे अल्कोहल मिल जाएगा। बट अगर मेरे सिस्टम में Cl- प्रेजेंट है तो मुझे RCl भी मिल सकता है। अगर NO2- प्रेजेंट है तो RNO2 भी मिल सकता है, और अगर ONO- भी अगर रिएक्ट कर जाए तो मुझे RONO भी मिल जाएगा, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो मुझे एल्कीन भी मिल सकती है। तो देखिए ये सब प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं डायअज़ोटाइजेशन में। बट इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और हमें आंसर में क्या टिक करना होगा, तो वो मैं आगे बताता हूँ। तो देखिए ये पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे, देयर आर मेनी न्यूक्लियोफाइल्स इन द सिस्टम दैट वुड अटैक ऑन द R+ एंड कैन फॉर्म प्रोडक्ट, बट द मेजर इज एल्कोहल। तो अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन है ना, तो हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, एल्कोहल। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला है HNO2 बिहेव्स एज अ बेस हियर। अब भाई HNO2 जो है हमारा वो एज बेस यहाँ पे बिहेव कर रहा है। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना कि भाई डायअज़ोटाइजेशन में भी कार्बोकैटायन बनता है, तो यहाँ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। नाउ थर्ड इज नाइट्रोसोनियम आयन इज दी अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं। एक बार मुझे याद आ रहा है जेईई मेंस में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन के इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, और काफी बच्चों को NO+ तो याद था बट उसका नाम याद नहीं था। तो ये ध्यान रखना कि नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं इसे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ROH कब मेजर होगा, जब NaNO2 HCl लिया है, ओके। बट RCl कब मेजर होगा, जब NOCl लिया है। अब NOCl को हम एक अलग नाम बोलते हैं टिल्डन रिएजेंट। अगर आपको यहाँ समझ ना आ रहा हो क्या लिखा है, थोड़ा मैं क्लियरली लिख देता हूँ।
इसे क्या बोलते हैं हम, टिल्डन रिएजेंट, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अगर हम इसके थ्रू हमारी डायजोटाइजेशन करा रहे तो हमारा जो है RCl मेजर आएगा, अनलेस हमें सभी केसेस में जो है अल्कोहल हमारा मेजर बनाना है। और ये जो टिल्डन रिएजेंट है ये भी देखिए इस तरह ब्रेक करता है कि ये मुझे इलेक्ट्रोफाइल दे देता है NO प्लस, और साथ में क्या दे देता है Cl माइनस। नाउ 2 डिग्री अमाइंस फॉर्म येलो ऑयली लिक्विड विथ HNO2। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हम देखिए अब 2 डिग्री अमाइन भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन से, कि 1 डिग्री अमाइन से तो हमें अल्कोहल और जो है एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, बट अगर मैंने 2 डिग्री अमाइन यूज करा है तो मुझे येलो ऑयली लिक्विड मिलता है HNO2 के साथ। जैसे देखिए यहाँ मैंने रिएक्शन लिख रखी है, R2NH है मेरा 2 डिग्री अमाइन, और इसके साथ मुझे येलो ऑयली लिक्विड मिलता है जिसका फॉर्मूला R2NN एंड डबल बॉन्ड O है। देखिए जैसे यहाँ NH2 है, HNO2 लिया गया है तो सिंपली अल्कोहल बना दिया, यहाँ भी NH2 है, बट देखिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, तो यहाँ 5 की रिंग जो है 6 की रिंग में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, और उसके बाद जो है मुझे कीटोन मेरा एस फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स लग जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी कार्बन पे एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स लग जाते हैं तो वाटर निकाल के डबल बॉन्ड O बना लेते हैं। सिंपली देखिए यहाँ NH2 है, जब मैं HNO3 की रिएक्शन कराता हूँ और टेम्परेचर सिर्फ बहुत लो रखता हूँ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे ऐसा सॉल्ट मिल जाता है, बट ये सिर्फ इसी टेम्परेचर रेंज में मिलता होता है। नेक्स्ट है मेरा सिंपली 1 डिग्री अमाइन है तो इसके साथ भी मुझे अल्कोहल मिल जाएगा, ये मैंने रिएक्शन बताई दी। और R3 अगर मेरा 3 डिग्री अमाइन है तो वो बिल्कुल भी रिएक्शन इसके साथ शो नहीं कर रहा होता है। नाउ मूविंग ऑन टू डायअजोनियम सॉल्ट। तो ऊपर देखिए हमने देखा था हम एनिलीन से डायअजोनियम सॉल्ट किस तरह बना सकते हैं, तो देखिए वापस से हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि एनिलीन से जो है हम डायअजोनियम सॉल्ट किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमें एनिलीन लेना है और उसके साथ हम लेते हैं NaNO2HCl या फिर HNO2 भी ले सकते हैं, बट हमें टेम्परेचर से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ही रखना है। वाई? बिकॉज इस केस में क्या होता है ना, डायअजोनियम सॉल्ट सिर्फ इसी टेम्परेचर रेंज में हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। अदरवाइज जो है हमें इसकी जगह OH सब्सटीट्यूट हो जाएगा और हमें फिनॉल मिल जाएगा। तो इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमें जो हमारा डायअजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन करना है तो हमें टेम्परेचर से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ही रखना होता है। तो इसको हम बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, BDC, और ये वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होता है। सिंस ये सॉल्ट आयनिक तो ये वाटर सोल्यूबल होना ही था। अब देखिए ये SN1AR रिएक्शन शो करता है। इसकी मैकेनिज्म मैंने आपके हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर रखी है, तो आप इसको वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ इसकी रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं N2Cl की रिएक्शन करा तो HbF4 से तो मुझे फ्लोरीन सब्सटीट्यूट होता दिख रहा होता है। अगर मैं HbF4 से करा होता हूँ तो मुझे N2BF4 सब्सटीट्यूट होते हुए मिल रहा है, और अगर मैं HbF4 के साथ NaNO2 ले लूँ और Cu डेल्टा लूँ तो मुझे NO2 मिल रहा है। तो देखिए इन तीनों में ही रिएक्शंस में HbF4 तो कॉमन है, बट इसके साथ दूसरी चीज़ें जो हमने ली थी वो अलग अलग है रिएजेंट्स। तो इन तीनों ही रिएक्शंस में हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं H3PO4 लेता हूँ तो मुझे सिंपली बेंजीन मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हमें कभी भी डायअजोनियम सॉल्ट से बेंजीन चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, बेंजीन, तो मैं उस केस में हमेशा H3PO3 या फिर इथेनॉल का यूज कर रहा हूँ। तो ये दो रिएक्शंस जो आपके कन्वर्जन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हमारी कुछ नेम रिएक्शंस हो जाती है, जैसे कि सैंड-मेयर्स रिएक्शन या गटरमैन रिएक्शन। इन देखिए गटरमैन रिएक्शन में तो जो हमारा Cu है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और सैंड-मेयर्स रिएक्शन में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर मैंने Cu2Cl2 लिया है तो मुझे क्लोराइड एराइल फ्लोराइड मिल जाएगा। अगर मैंने Br2 लिया है तो ब्रोमाइड मिल जाएगा। अगर मैंने Cn लिया है, CuCN विथ KCN, तो देखिए यहाँ Cn अटैच हो जाएगा, और अगर Cu विद HCl लिया है तो Cl लग जाएगा, और Cu विद HBr लिया है तो Br अटैच हो जाएगा N2Cl की जगह। अगर मैंने Ki डेल्टा ले लिया है तो आयोडाइड जो है मेरा वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और H2SO4 विद H2O लिया है तो मुझे फिनॉल बनता हुआ मिल जाएगा अपने बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, अपने रूम में रख सकते हैं, बट इसे बार बार रिवाइज करना, क्योंकि इससे काफ़ी हाई चांसेस है कि आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा हो और आपके लिए बहुत इजीली 1+4 मार्क्स की स्लाइड है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। तो देखिए हमें CH3 इस वाले जो कंपाउंड से हमें यहाँ तक पहुंचना है। तो देखिए यहाँ CH3 को मुझे क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, और जो NO2 है इसको रिमूव करके मुझे इसके ऑर्थो पे Br लगाना है। तो देखिए NO2 सिंस आपको पता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये तो मेरा जो है रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा होगा, तो ये ऑलरेडी मेटा डायरेक्टिंग है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, Br2 यहाँ पे अटैच ही कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ ना, मेटा पे सबसे पहले अपना Br जोड़ लेता हूँ। Br जुड़ गया। अब उसके बाद में NO2 को मुझे यहाँ कंप्लीटली जो है
एलिमिनेट करना है, तो NO2 को एलिमिनेट मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो इसे मैं सबसे पहले क्या करूंगा ना, NH2 में रिड्यूस करूंगा। उसके लिए मैं कोई सा भी, यहाँ मैंने SnHCl यूज करा है, कोई सा भी कर सकते हो, ऊपर हमने काफी सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स डिस्कस करे थे। सो आफ्टर रिड्यूसिंग इट इन NH2 मैं सिंपली इसकी डायजोनियम सॉल्ट बना लूंगा। अब डायजोनियम सॉल्ट डालते ही मैंने आपको बोला था, यहाँ तो H3PO4 या फिर ETO है, जो होता है हमारा इथाइल एल्कोहल। इन दोनों में से आप कोई सा भी रिएजेंट जो है यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट आर डायजोनियम सॉल्ट इनटू नॉर्मल बेंजीन, बेसिकली इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास यहाँ ना मिथाइल बचा है, और मिथाइल को मुझे डायरेक्टली एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने अभी तक ये रिएक्शन नहीं पढ़ी है तो देखिए, ये रिएक्शन होती है हॉट KMNO4 वाली। तो मेरे पास कहीं भी अगर बेंजीन पे एक ऐसा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है जिसके ऊपर H प्रेजेंट है, राइट, इस पे H होने बहुत जरूरी है, तो मोस्टली ये रिएक्शन जो है 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल्स ही शो कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा ग्रुप अटैच्ड है और उसके ऊपर मैं डाल देता हूँ हॉट KMNO4, तो ये डायरेक्टली ऑक्सीडाइज होकर मुझे क्या दे देता है, एल्कोहल। देखिए हमने हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है यहाँ अचीव कर लिया है। तो ये एक कन्वर्जन था, इसमें बहुत सारे कन्वर्जन एक्चुअली छुपे हुए थे। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारे जेई मेंस में जो सीक्वेंशियल रिएक्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ भी मेरे पास NO2 है और इससे मुझे इस कंपाउंड तक पहुंचना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले इसको रिड्यूस कर लेता हूँ NH2 में, क्योंकि अभी ये रिंग क्या है ना, काफी डीएक्टिवेटेड है, तो पहले इसको थोड़ी एक्टिवेट कर देते ताकि Br2 आके जुड़ सके। तो देखिए मैंने NO2 था, इसको पहले NH2 में कन्वर्ट कर लिया रिड्यूस करके, और फिर NH2 सिंस एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो मैंने सिंपली Br2 और H2O ले लिया। अब ये वाली रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ी थी, तो आप वहां जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं कि Br2 के साथ जब भी हम H2O लेते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन तीनों पे ही जो है हमारे Br जाके अटैच हो जाते हैं। तो मेरे पास Br तो मिल गया, मुझे क्या करना है, इस NH2 को एलिमिनेट करना है। तो वही हम प्रोसेस यूज कर रहे होंगे हमेशा जब भी हम NH2 जो है हमारी बेंजीन रिंग से एलिमिनेट करना होता है। पहले मैं इसका डायजोनियम सॉल्ट बनाऊंगा और उसके बाद या तो इथेनॉल या फिर H3PO4 यूज करके इस N2Cl को एलिमिनेट कर दूंगा। सो आई होप ये भी कन्वर्जन आपको समझ आया होगा। अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, विच इज कपलिंग रिएक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है ना, हमारा जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, इट रिएक्ट्स ओनली विथ हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स बिकॉज इट इटसेल्फ इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो मेरी BDC है, ये सिर्फ हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। मीडियम ड्यूरिंग रिएक्शन इज केप्ट स्लाइटली बेसिक in case of OH in order to form O- and increase electron density in the ring। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे पास OH प्रेजेंट होता है हमारे आगे, अदर देन BDC के बाद अलावा कोई भी सबस्ट्रेट है कपलिंग रिएक्शन में, ओके, तो उस केस में हम जो हमारा मीडियम रखते हैं वो स्लाइटली बेसिक रखते हैं ताकि O- बन सके और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो सके हमारे सबस्ट्रेट में। तो कुछ ही कंपाउंड जो है हमारे कपलिंग रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये कंपाउंड हो गए क्योंकि हाईली एक्टिवेटेड है, या तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप है, या फिर सिंपली HH है, या फिर एक मिथाइल एक H है, या फिर अपने फिनॉल हो गए, इस तरह के कंपाउंड हो गए जिनमें OH है बेंजीन रिंग के ऊपर। बट ये सिर्फ ये वाले जो कंपाउंड है ना, ये सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे ये वाला मैंने लिया है, तो ये हाईली एक्टिवेटेड रिंग है और ये मेरे बेंजीन सॉल्ट के साथ जो है रिएक्ट कर लेती है, तो इस तरह का कंपाउंड बना रही होगी। ये जो N था ये जाके इसके पैरा पे अटैक कर देगा। वाई? बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज कर रखी है, पैरा पे, और इस तरह का हमें कंपाउंड मिल जाएगा। और ये क्या है, हमारा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे हम क्या बोलते हैं, CC कपलिंग बोलते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोल रहे होंगे, CC कपलिंग। और वैसे ही NN कपलिंग भी होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। और देखिए अब वैसे ही मैंने फिनॉल ले लिया है और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ मेरे सॉल्ट के साथ इन एल्कलाइन कंडीशन। ऊपर ही बताया था मैंने कि इनके साथ हमें एल्कलाइन कंडीशन लेनी पड़ती है, तो इसके भी देखिए ये पैरा पे अटैक करके इस तरह से कपल हो जाएगा और ये हमें देगा येलो ऑरेंज कलर्ड डाई। बेसिकली कपलिंग रिएक्शन हमें मोस्टली कलर्ड डाइज बनाने में ही यूज होती है। नाउ बीटा नेफ्थॉल लिया है और इसके साथ जो है N2+ की रिएक्शन करा रहा हूँ। अब ये क्रॉस कर रहा है क्योंकि देखिए ये इस जगह रिएक्शन नहीं करेगा, ये इस जगह रिएक्शन कर रहा होगा। वाई? बिकॉज इट इज अ मोर एक्टिवेटेड साइट इन दी रिंग, तो ये यहाँ जाके रिएक्ट कर लेगा और ये इस तरह से जो है हमारी एक रेड कलर की डाई फॉर्म कर लेता है। और ये भी कौन सी कपलिंग से फॉर्म हो रही है, CC कपलिंग से। नाउ इफ यू मूव फॉरवर्ड तो वापस से हमारे पास एक OH कंटेनिंग सबस्ट्रेट है और इससे हमें रिएक्शन करानी है हमारे सॉल्ट के साथ। तो ये देखिए यहाँ भी इसके पैरा पे जाके अटैक कर देगा और मीडियम हमने एल्कलाइन ही रखा है, तो इस तरह का हमें
प्रोडक्ट मिल रहा होगा और यहाँ भी सी कपलिंग हो रही है। एन कपलिंग देखिए सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल में हो रही होगी, जहाँ मैंने एनिलीन लिया है और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ। तो देखिए एनिलीन यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, तो एनिलीन जाके मेरे सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर लेता है और यहाँ एन एन कपलिंग हो रही है। देखिए यहाँ पे एन एन कपलिंग हो रही है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एन एन कपलिंग का। अब देखिए एन एन कपलिंग भी कब हो रही होगी, इन नॉर्मल कंडीशंस विदाउट एसिडिक मीडियम। अगर मैंने एसिडिक मीडियम ले लिया एनिलीन के साथ तो मेरी सी सी कपलिंग ही हो रही होगी और मुझे येलो कलर की डाई ऑप्टेन होती है कुछ इस तरह की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगी, मुझे एन एन कपलिंग करानी है तो मुझे नॉर्मल या फिर न्यूट्रल कंडीशंस लेनी पड़ेगी। वही मैंने एसिडिक कंडीशंस ले ली तो मेरी सी कपलिंग ही कैरी आउट हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अमाइंस चैप्टर अब आपके लिए काफ़ी क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और नोट्स को रिवाइज करिएगा। नोट्स जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे या फिर हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल दी एंड। डू शेयर दिस लेक्चर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कैमक्रक्स। थैंक यू।